हमारा समास के भेद, और समास के टोटल में 6 भेद अपने कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हमने एक पिछली क्लास में अव्ययी भाव समास को कंप्लीट कर लिया था, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हमने द्वंद्व समास, इसकी तमाम कंडीशन आपके सामने रखी थी, द्वंद्व समास। और तीसरा समास आपने पिछली क्लास में कंप्लीट किया, परमधार्य समास। क्लियर? आज जो आपको कंप्लीट करना है, ये तो हम पिछली क्लास में तीनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आज आपको पढ़ना है द्विगु समास के बारे में। और समास का भेद है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास की जो कंडीशन है, द्विगु जो शब्द है वो संख्यावाची होता है। द्विगु का शाब्दिक अर्थ, द्विगु का शाब्दिक अर्थ संख्यावाची, द्विगु का शाब्दिक अर्थ संख्यावाची या समूहवाची होता है। वाची का अर्थ होता है कहना, यानी कि ये संख्या और समूह को बताता है। द्विगु समास में, द्विगु समास में पहला पद संख्या वाची, पहला पद संख्यावाची होता है, तथा दूसरे पद की प्रधानता अर्थात महत्वपूर्ण, दूसरे पद की प्रधानता इंपोर्टेंस, दूसरे पद की प्रधानता होती है। तीसरी कंडीशन, कई बार समस्त पद समूहवाची, समूह, कई पद समस्त पद समूह को बताता है। इसके बाद फोर्थ, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग, समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग, समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें इस पूरी क्लास को शुरुआती ढंग से यहाँ पे जो तमाम कंडीशन बनती है उसको बता रहे हैं। तो अगर मेरी आवाज आप तक सबका क्लियर पहुंच रही है और दूसरा सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को समझते जाइए। राहुल बेटे, एक कमेंट को एक बार ही करना होता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 3 बार कमेंट करो। सारे कमेंट आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ, जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी जो दिक्कत आती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आप दोबारा से ऐप को डाउनलोड करें, आपकी क्लास चल जाएगी, ठीक है। बाकी सारे बच्चों की क्लास अच्छे से देख रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जनवरी में आएगी, जनवरी लास्ट तक, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के आसपास उसका पेपर होगा, ठीक है। नहीं, क्लास नहीं रुक रही है, ठीक है, ठीक है जी जी। एक बार मैं चेक करवा देता हूँ जी जी। जिन बच्चों की क्लास रुक रही है, बफरिंग हो रही है, वो प्लीज रीस्टार्ट करके दोबारा से अपनी क्लास को करें। हाँ, तो रीजन क्या होता है, कई बार आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और आपको ये लगता है क्योंकि बाकी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारी चीजें एकदम ओके हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करो, तो ऐप को टाइमली आप अपडेट करो, और दूसरा जब भी आप क्लास चलाओ तो चलाने के बाद में एक बार थोड़ा सा रीस्टार्ट आपको जरूर करना है, फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी, ठीक। चलो, तो यहाँ पे देखो, पहला जो द्विगु जो शब्द है ये अपभ्रंश भाषा का शब्द है, और हिंदी में जो इसका मीनिंग होता है वो होता है संख्यावाची, और दूसरा इसका मीनिंग होता है समूहवाची, यानी कि ये तो ये संख्या को बताता है, संख्या मतलब अंक डिजिट को, या फिर ये समूह गैदरिंग को बताता है। तो जितने भी हमारे समास के नाम हैं, ये सारे के सारे जो हमारे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द हमारे अपभ्रंश भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे द्वंद्व शब्द है वो भी अपभ्रंश भाषा का है, द्वंद्व का प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा होता है। तो द्विगु का शाब्दिक अर्थ संख्यावाची समूहवाची हुआ पहला प्रश्न। दूसरा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्वेश्चन क्या बना, पहला पद संख्यावाची किस समास में होता है, तो पहला पद संख्यावाची समास कहलाता है हमारा द्विगु। ये दूसरा प्रश्न बना। पहला पद जहां संख्यावाची हो, दूसरे पद की प्रधानता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया
पंच अमृत। तो इसमें दो शब्द है, एक तो पंच है और दूसरा इसमें क्या है, अमृत है। अब ये पांच क्या है, ये संख्या है, पांच क्या संख्या है जिसको हम अंक भी कहते हैं, और ये क्या है, दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि पंचनाग भी हो सकता है, पंचासु भी होता है, पंचवटी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पांच क्या है, अमृत है, ऐसी पंचासु भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर इस दूसरे पद की प्रधानता, प्रधानता मतलब इंपोर्टेंस जो होती है, महत्वपूर्ण पद जो होता है इसमें वो दूसरा होता है, लेकिन पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे इसमें पंच अमृत में पहला पद पांच क्या है, संख्यावाची है, और इस अमृत की प्रधानता पांच क्या है, अमृत है। जैसे अभी कोविड के दौरान आप लोग बहुत ज्यादा जो गाढ़े बना के पी रहे थे, ठीक है, तो इसमें मुलायटी थी, तुलसी, अदरक, इसके अलावा काली मिर्च, ये सब मिला के अगर हम बना लेते हैं तो उसको पंच अमृत या पंचासु उसको हम कह सकते हैं। दूसरा है, कई बार समझपद समूह को बताता है। तो समझपद समूह को कैसे बताएगा, जैसे सप्ताह शब्द आ गया, सप्ताह, तो सप्ताह का मतलब क्या है, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। ये तो समास विग्रह हो गया। समास विग्रह किसे कहते हैं, शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या को, तो ये सप्ताह की छोटी से छोटी व्याख्या कर दी, तो 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है। अब ये पूरा का पूरा शब्द ही क्या बता रहा है, हमें समूह को बता रहे हैं। यहाँ पे पूरा शब्द समूह को नहीं बता रहा था, इसमें पहला संख्यावाची था, दूसरे की प्रधानता, यहाँ पे भी दूसरे की प्रधानता है। सब तो है कहते हैं दिन को, और सब मतलब 7, जो 7 दिन है उसी को तो सप्ताह कहते हैं। इसके बाद समास विग्रह करते समय समूह शब्द आएगा या समाहार, 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे जो हमने समूह शब्द का प्रयोग किया है, ये वाला जो समूह शब्द आया है या समाहार, संस्कृत में हम जब करते हैं समास विग्रह दिगु में तो समाहार का प्रयोग करते हैं, हिंदी में जब करते हैं तो समूह का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके कुछ बेसिक प्रश्न। अब इसके एग्जाम्पलों को और डिटेल से लीजिए, तब और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। जैसे मैंने यहाँ पहली कंडीशन ली थी, यहाँ लिख लिया, एक मत, एक ईश्वर, एक अवतार, एक दंत, एकांत। अब इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो बहुव्रीहि समास के हों, ये ध्यान रखना है। दूसरा देखो, दो पैर, दो पैर, दो रास्ते या दो रास्ते, दूरा, दो तत्व, द्विमुखी, दो रहा, तीसरा, तिराहा, तिरमुनि, त्रिनेत्र, त्रिकोण, त्रिलोक, त्रिलोकी, त्रिगुण, एनीथिंग, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चौराहा, चौपाया, चौपाई, चारपाई, चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुरानन, पंचवटी, पंचाश, पंचामृत, पंचांग, पंचनद, पंचनाग, षडानन, षडासन, षटकोण, सप्तपदी, सप्तांग, सप्तगंगा, सप्तऋषि। बाकी मैं इधर कर लेता हूं। अष्टावर्ग, अष्टाध्यायी, अष्टावर्ग, अष्टाध्यायी,
अष्टांग, अष्टयोग, नवरस, नवराज, नवरत्न, नवरात्र, दशानन, दशरथ, दशमेश, 10 अवतार, 10 इंद्रिय। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ 1 से 10 तक की सारी संख्याएं ली, और आपको ये ध्यान रखना है, जब मैं द्वंद्व समास पढ़ा रहा था उसमें आपको ये बताया गया 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को छोड़कर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इन संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। जैसे 12, 15, 18, 19, 22, 25, 35, 36 इन सबको जब हम शब्दों में लिखेंगे, अंकों में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूं तो इसमें कोई समास नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये 15 लिखा है तो इसमें द्वंद्व समास, क्योंकि 10 और 5 15। क्लियर। ऐसे यहाँ हमने 1 से लेके जो 10 तक की संख्याएं ली है, यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 है। ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं, लेकिन इनमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो तीसरे की विशेषता को बताते हैं। जो तीसरे की विशेषता को बताते हैं वे तब बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे जब ऑप्शन में बहुव्रीहि समास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें से एक दंत हम गणेश के लिए लेते तो ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, लेकिन कब है? जब ऑप्शन में बहुव्रीहि है। जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो एक दंत द्विगु समास का उदाहरण है। ऐसे ही यहाँ पे तिरमुनि, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिलोकी विष्णु को कहा जाता है, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऐसे ही चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु, चतुरानन हनुमान, ये भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ऐसी पंचवटी जहाँ सीता रहती थी, बहुव्रीहि समास। षडानन कार्तिकेय, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही अष्टाध्यायी पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक, बहुव्रीहि, ठीक है। दशानन रावण, बहुव्रीहि। दशरथ थर्ड पर्सन, बहुव्रीहि। तो जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सर्कल वाले जब ऑप्शन में द्विगु भी हो और बहुव्रीहि समास भी हो तो राइट आंसर जिनको मैंने सर्कल किया है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाएंगे, क्योंकि ये तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं। और तीसरा कौन है? रावण। दशरथ कौन है? राम के पिता। तो आपको यह ध्यान रखना है, ऑप्शन में तत्पुरुष समास भी है, कर्मधारय भी है, द्विगु भी है, ऑप्शन में बहुव्रीहि है। और आपसे पूछा जाए दशानन दशरथ अष्टाध्यायी में समास बताओ, तो जो तो भी मैंने सर्कल किए हैं वो सारे के सारे तब तक बहुव्रीहि के उदाहरण है जब ऑप्शन में बहुव्रीहि है। और जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं, आपसे पूछ रहा है इनमें समास बताओ, अल्लाह चतुर्मुख चतुर्भुज चतुरानन में पूछ लिया, तो आप कहोगे द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इनमें पहला पद संख्यावाची है, दूसरे मुख की प्रधानता है। पहला संख्यावाची है, भुज की भुजा की प्रधानता है। पहला शब्द जो संख्यावाची है, दूसरा आनन मुख को कहते हैं। 4 मुख हनुमान जी के हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, पांच आनंद, ठीक है। 4 तो ये हमारे किसके हैं? ब्रह्मा जी के, तो वो हनुमान जी के होते हैं 5। हनुमान जी का एक अवतार जो है पंचानन भी है। तो चतुर्मुख है, यहाँ मुख कह रहे हैं, यहाँ आनंद कह रहे हैं, और एक होता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पंच आनंद। तो पंचानन किसे कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। तो हनुमान जी के भी अनेक अवतार है, उनमें से एक अवतार पंचानन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि हनुमान जी के लिए रूढ़ है। बाकी जो मैंने सर्कल नहीं किए, ऑप्शन में बहुव्रीहि क्यों ना हो, बाकी केवल और केवल द्विगु समास के उदाहरण रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहला पद संख्यावाची है और इन्हीं में से आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। त्रिलोकी विष्णु को कहते हैं, त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं। 3 मुनि व्याकरण के भी होते हैं, आयुर्वेद के भी होते हैं। आयुर्वेद के 3 मुनि हैं, एक तो चरक है, सुश्रुत और वाग्भट। व्याकरण के 3 मुनि है, एक पाणिनि है, एक पतंजलि, एक कात्यायन है। तो ये 3 मुनि यहाँ पर थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि। पंचवटी जहाँ सीता रहती है, थर्ड पर्सन बहुव्रीहि। षडानन कार्तिकेय, शिव पार्वती का पहला लड़का, गणेश के बड़े भाई का नाम षडानन है, उनके 6 मुख थे। हनुमान जी के 5 मुख थे और ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ त्रिगुण, त्रिगुण क्या है? सत्व रज और तम, 3 गुण इंसान में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे एक मत का मतलब है जहाँ एक विचार हो। एक ईश्वर का मतलब है जो एक ईश्वर को मानता हो। एक अवतार का मतलब हो जिसका एक बार अवतार हुआ हो। एक दंत, एक दांत वाला, एकांत जो एक अकेला रहना पसंद करता है। दोपहर क्या है? दोपहर यानी कि मध्याह्न का जो समय होता है, दोपहर भी उसी को बोलते हैं। 2 रास्ते, दुर्रा यानी कि कोई कपड़ा है, वस्तु है, अकेला है, उसको डबल कर देते हैं तो उसको दुर्रा बोलते हैं। 2 तत्व, जैसे पानी में 2 तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन। द्विमुखी, 2 मुख वाला, ठीक है, 2 मुखी सांप भी होता है। 2 रहा, 2 रास्ते वाला। तिरहा, 3 रास्ते। त्रिमुनि आयुर्वेदिक और व्याकरण के। त्रिनेत्र भगवान शिव। त्रिकोण जिसमें जो समकोण 90 अंश का कोण बनाता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोण, जिसको त्रिभुज भी हम प्रयोग कर सकते हैं, 3 कोण वाला। त्रिलोक, यहाँ पे 3 लोक, पृथ्वी, एक भूलोक और एक अंतरिक्ष लोक। त्रिलोकी विष्णु, ठीक है। त्रिगुण सत्वरज और तम। चौराहा 4 रास्ते। चौपाया 4 पैर वाला। चौपाई 4 पाई वाला। 4 पाई 4 पाई पैर वाला। ऐसे ही पंचवटी जहाँ सीता रहती है, 5 वट है, जहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ वट है, इनके चारों तरफ ये कुटी है और इनके चारों तरफ 5 वट के पेड़ है, इसी वजह से पंचवटी नाम है। पंचासु, आसु कहते हैं घोल को, जहाँ 5 गाड़े हैं, घोल है। पंचअमृत दवाई का नाम है आयुर्वेदिक। पंचांग जो हिंदू कैलेंडर है उसको
पंचांग कहते हैं। पंचनद जहाँ 5 नदी बहती है, पंचनग जहाँ 5 नाग रहते हैं। षडानन जहाँ 6 मुख है, षडासन जहाँ 6 आसन है, कुर्सी में चटाई भेड़ दरी है। षडकोण 6 कोण वाला, सप्तपदी 7 पद वाली, सप्तांग जहाँ 7 अंग है, सप्त गंगा की धाराएं और सप्त ऋषि। इसके बाद अष्टावर्ग जो 8 जगह से टेढ़ा है, वर्ग का मतलब होता है टेढ़ा, जो 8 जगह से टेढ़ा अष्टावर्ग। अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली, 8 चैप्टर वाली पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक। अष्टांग जो योग के अंदर होते हैं, प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, उसी को हम अष्ट योग भी कहते हैं। नवरस जहाँ 9 रस हिंदी में पढ़े जाते हैं, वीरस श्रृंगार रस, ये भी। नवराज 9 रहस्य, नवरत्न 9 रत्न, ठीक है। अकबर के दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न, नवरात 9 विरात्रि। दशानन रावण, दशरथ राम के पिता। 10 मेष, ठीक है, जो 10 मेष कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया को। 10 अवतार जिसने 10वां अवतार लिया हो। 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अगर ये समझ में चीजें आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और उसके बाद में समास विग्रह को समझिए। तो ये क्या था, द्विगु समास। द्विगु क्या था, द्विगु का शाब्दिक अर्थ संख्यावाची और समूहवाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। इनमें सब में दूसरा पद प्रधान है। मुनि, राहा, नेत्र, पैर, ठीक है, आसुर, अमृत, कोण, गंगा, ये सब दूसरा पद प्रधान है। फिर ये क्या कह रहा है, कई बार समस्त पद समूह को बताता है। तो समस्त पद समूह को कैसे बताएगा, इस वाली कंडीशन को देखो। ये 2 तो हमने कर ली, शाब्दिक संख्यावाची समूहवाची, पहला पद संख्यावाची, दूसरे की प्रधानता, और कई बार इस तीसरी कंडीशन को समझो, कई बार समस्त पद समूह को बताता है। तो कैसे बताएगा समस्त पद समूह को, यहाँ पे देखिए, समूहवाची, समूहवाची द्विगु, समूहवाची, समूहवाची द्विगु। तो ये दूसरी कंडीशन है जी समूहवाची द्विगु की हमारी। जैसे सप्ताह, दशक, शतक, अष्टमी, शताब्दी, चवन्नी, पंजाब। कैसे करेंगे, 7 दिनों का समूह, सप्ताह, 10 वर्षों का समूह, 100 वस्तुओं का समूह, 8 तिथियों का समूह, 100 वर्षों का समूह, 54 4 आनों का समूह, पंजाब, 5 नदियों का समूह। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हमारे शब्द हैं ये समूह को बताते हैं। जैसे अभी हमने जो शब्द लिए थे वो सारे क्या थे, हमारे संख्यावाची शब्द थे। ये क्या बता रहे थे, हमें संख्या को बता रहे थे। ये किसको बता रहे हैं, ये गैदरिंग को बता रहे हैं, ये समूह को बता रहे हैं, ठीक है। सप्ताह, अब कई बार क्या होता है कि आपको दिक्कत क्या है कि समास की डेफिनेशन है कि 2 पदों का योग समास कहलाता है, 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। लेकिन कई बार आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे 2 शब्द है कि नहीं। यहाँ पे आपको पंजाब, चवन्नी, शताब्दी, अष्टमी, शतक, दशक में एक शब्द दिखाई दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये भी सामासिक ही पद है। और इसमें सप्ताह का अर्थ है 7 दिनों का समूह, दशक का अर्थ होता है 10 वर्षों का समूह, शतक का अर्थ होता है 100 रन का, 100 वस्तु 100 पदार्थों का समूह, अष्टमी 8 तिथियों का समूह, जैसे नवमी होती है, ठीक है, 9 तिथि, तिथि मतलब तारीखों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह, और पंजाब जो है 5 नदियों का समूह। तो ये सारे क्या है, समूहवाची शब्द हैं, और सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं, इनमें कोई भी बहुवीरी का उदाहरण नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वाची का अर्थ होता है कहना, जो समूह को कहता है। वाची का अर्थ क्या होता है, कहना। तो जो समूह को, गैदरिंग को कहता है उसको कहते हैं समूहवाची द्विगु समास। क्लियर। बार बार इसको कहते हैं समास विग्रह। तो ये क्या है, ये समास विग्रह। और समास विग्रह करते समय यह तो समूह शब्द आएगा या फिर समाहार शब्द आएगा। समूह के स्थान पे हम समाहार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये समूह तद्भव शब्द है, समाहार तत्सम शब्द है।
तो जब भी समास विग्रह मान के चलो उसने दे दिया 7 दिनों का समूह, इसमें समास बताओ कौन सा है, तो ये समास विग्रह है, तो इसका मतलब इसमें द्विगु समास है, क्योंकि समूह शब्द का प्रयोग जो बार बार हम समूह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो केवल और केवल द्विगु में होता है। तो ये थी आपकी ये तमाम कंडीशन जो पहले आपको बताई गई और फिर उसके एग्जाम्पल दिए गए। द्विगु का शाब्दिक अर्थ संख्यावाची और समूहवाची दोनों होगा। पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। कई बार समस्त पद समूह को बताता है, जैसे मैंने अभी लिखे। समास विग्रह करते समय समूह और समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। चारों की चारों कंडीशन आपको अप्लाई करा के दिखाई गई और तमाम एग्जाम्पलों के साथ। अगर आप सब स्टूडेंट जितने भी बच्चे लाइव हैं इस द्विगु समास को लॉजिकली ढंग से समझ गए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद में फिर एक नए समास की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है बहुव्रीहि समास। उसके बाद पढ़ेंगे फिर तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। बहुव्रीहि समास, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कर्मधारय समास हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे थे जो बहुव्रीहि के थे, लेकिन वो तब बहुव्रीहि के होंगे जब ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि दिया होगा। अदरवाइज वो विशेषण विशेष्य की वजह से कर्मधारय के ही एग्जाम्पल होंगे। नववी नवरात्र नव तिथि में अंतर स्पष्ट कर दीजिए सर। नववी भी 9 तिथियों का समूह है, नवरात्र भी 9 तिथियों का समूह है, 9 तिथि भी 9 तिथियों का समूह है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। सब क्लियर? चलो वेरी गुड। किसी का भी कोई डाउट हो? मुकेश, बबलू, साक्षी, शिखा, सत्यम, आकाश, राजेश, ऋतिक, मोनू, संगम, धर्मेंद्र, आशीष, अश्वनी, बबलू, रीता, मोनू, प्रिया, प्रियंका, अश्वनी, मुकेश, पूजा, प्रीति, राहुल, सत्येंद्र, यश, भारती, प्रवीण, प्रदीप, अंकित, मोनू, शिखा, सत्यम, विशाल, विपुल, अंकित, संजय, अरुण, किरण, कपिल, धर्मेंद्र, रवि, हिमांशु। जी, किसी का भी कोई डाउट? जी जी हाँ, पंजाब 5 नदियों का समूह कहलाता है। पंजाब में 5 नदियां बहती है, इसी वजह से उसका नाम पंजाब पड़ा। जी नहीं, जो भी आपने जिस पर्पज से ये बैच लिया है वो सारे पर्पज आपका पूरा होगा। देखो जो स्पेशल बैच होते हैं आपके, उसकी खूबी के बारे में आप समझो। जी जी हाँ, नहीं सबके बारे में बताएंगे मनीषा जी। देखो केवीएस की जहाँ तक बात है उसके लिए मैं बैच लेके आ रहा हूँ एक अलग से, और इसी सप्ताह में लेके आऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, बीच में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो केवीएस में आपको ध्यान रखना है 50% से ज्यादा में ग्रामर है। जो अब की बार नया सिलेबस चेंज हुआ है टीजीटी या पीजीटी दोनों, लगभग 65% जो अगर आप टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी बनना चाहते हो वो 40-48 पे ग्रेड की नौकरी, तो आपको बैच लेना पड़ेगा स्पेशल अलग से, वो टीचिंग वालों के लिए है। क्योंकि यहाँ जो मैं करा रहा हूँ सामान्य हिंदी करा रहा हूँ। नॉर्मली वो जो सामान्य हिंदी है वो तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जो स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं किताबें नहीं पढ़ाऊंगा जो केवीएस के अंदर हैं, जो 6 to लेकर 12 तक की किताबें सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा बना दी है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करा पाऊंगा। अगर आप में से किसी को भी पीजीटी हिंदी या टीजीटी हिंदी की तैयारी करनी है तो अभी मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ। ऑफलाइन भी बैच है मेरा और ऑनलाइन भी बैच है, तो इसी सप्ताह लेके आऊंगा बृहस्पतिवार या देखता हूँ शुक्रवार को उस बैच का अनाउंसमेंट में करूंगा। लाजवाब सिलेबस है और बहुत अच्छी चीज है। आपसे पहली बार वही पूछा जा रहा है जो आपको जाके वहाँ पे टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन जो स्पेशल बैच होते हैं इसमें जो 50 टॉपिक मैं कराता हूँ लगभग 60 से 65 क्लासों के अंदर, और तमाम 100 से ज्यादा पीडीएफ देता हूँ। 100 से ज्यादा घंटों में मैं इस पूरे सिलेबस को कवर करता हूँ। ये केवल और केवल उन चीजों को कंप्लीट करेगा। कुछ कहना था भाई? तो ये केवल और केवल उन चीजों को कंप्लीट करेगा जैसे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएससीजीडी है, पटवारी है, लेखपाल है, या किसी भी यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम है, किसी भी राज्य स्टेट की कोई संस्था है जो वनडे एग्जाम कंडक्ट कराती है ग्रेजुएशन लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर या 12th लेवल पर, तो उसी के आधार पर ये सारा का सारा सिलेबस में कराता हूँ। लेकिन जब आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो वहाँ एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, यहाँ से तो हेल्प होगी, ये मान के चलो 65% तो सिलेबस आपका यहीं से हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ स्पेशल बैच में 6 to 12 की किताबें नहीं पढ़ाऊंगा, जबकि केवीएस के अंदर वो सिलेबस मेंशन है, ऐसे डी ट्रिपल एसबी के अंदर मेंशन है। तो यहाँ वो जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनकी जो स्टोरीज होती है यहाँ वहां से क्वेश्चन वनडे एग्जामों में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। आने बाकी सारा हो जाएगा। कोई भी पटवारी का सिलेबस है या सीएसएफ एचसीएम है, बिल्कुल इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक, केवीएस के अंदर जो जर्नल पेपर है फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हिंदी पूछी जा रही है वो यहीं से कंप्लीट होगी। टोटल जो आपका 100 क्वेश्चन की हिंदी है मेन सब्जेक्ट के रूप में, उसमें से लगभग 65% यहीं से कवर हो जाएगा, आपको अलग से नहीं लेना है। बिल्कुल पीसीएस कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हो किसी भी स्टेट के पीसीएस का, उसमें जो हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, जो प्री जो एग्जाम होता है वो सारा आपका यहीं से कवर होगा। जब आपने बैच खरीदा था तो उस समय मैंने पोस्टर रिलीज किया था, उस पोस्टर पे मैंने सारी भर्तियां मेंशन की थी कि जी किसी भर्ती का यहाँ सिलेबस होगा। दूसरा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई दुविधा है कि हमारा सिलेबस क्या है, तो उसके लिए देखो सबसे ज्यादा जरूरी होता है भर्ती आपको होना है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब हम छोटे थे 8वीं क्लास तक तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ जाके दुकान पे हमें किताब दिलवाया करते थे और टीचर हमें सिलेबस लिखवाया करता था। या तो वो गार्जियन को लिखवाता था या फिर हमें बच्चों को लिखवाता कि आपको ये किताब मार्केट से लानी है। अब आप मैच्योर पर्सन हो, अब बड़े हो चुके हो, आप किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेने जा रहे हो, तो सिलेबस का पता होना वो आपका काम है, टीचर नहीं बताएगा। आपने जो फॉर्म भरा है उसका जो सिलेबस है उस साइड पे है जिस साइड पे आपने फॉर्म भरा। अब वो सिलेबस निकालो हिंदी का, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ का हो, या किसी यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम का हो, और उन 50 टॉपिक से मैच करो। उन 50 टॉपिक में जो मैं हिंदी स्पेशल के बैचों में कराता हूँ उनमें से किसी में आपके सिलेबस के 40 टॉपिक है, किसी के 30 है, किसी के 25 है, किसी के 15 है। मैं तो 50 टॉपिक कराऊंगा, लेकिन वो तय आपको करना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है। स्पेशल का मतलब क्या है कि जिंदगी भर के लिए आपकी आने वाली 6 पीढ़ी और एक आप 7 पीढ़ी हिंदी से फ्री हो गई।
हिंदी स्पेशल के बैचों का मतलब ही यही है कि आप किसी एक एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दो, उसमें जो हिंदी पूछी जा रही है वो सारी हिंदी यहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है, लेकिन समय लगेगा। ऐसा नहीं है आपके 2 दिन 4 दिन 10 दिन में। अब अंदाजा लगाओ जब 60 से 65 क्लासें होती है तो 60 से 65 क्लासें कितने दिन में होंगी, जबकि मंडे टू फ्राइडे का हमारा शेड्यूल रहता है। तो दोबारा से इस तरह के कमेंट ना करके आप खुद अपने लेवल पे ये चीजें तय करो। मैं 50 टॉपिक आपको दे चुका हूँ। जैसे आप सिलेबस खोलोगे, जो नोट्स वाली कैटेगरी है, नोट्स को खोलो, नोट्स को खोलोगे तो एक सिलेबस आएगा निकल के और दूसरा आएगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है। उस सिलेबस के अंदर 50 टॉपिक दिए गए हैं और आप अपने खुद उस भर्ती के सिलेबस से उसको मैच करो कि जो आपका सिलेबस है वो टॉपिक उस 50 टॉपिक के अंदर है या नहीं। अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो और जो मैं समझाना आपको चाह रहा था वो चीज आपने समझ ली है तो एक बार दोबारा से सारे स्टूडेंट होके कीजिए, यस कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट किसी का है तो आप फटाफट बता दीजिए। देखो हरिओम जी, आपकी क्लास इसलिए रुक रही है क्योंकि आप एक बार बैक जाइए और दोबारा से इसको, ठीक है, अपने ऐप को चलाइए। एक तो टाइमली आप ऐप को अपडेट नहीं करते हैं, दूसरा हिंदी वाले बच्चों के साथ ये ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे जो है जानते ही नहीं ऐप पे किस तरीके से काम होता है, कहाँ नोट्स मिलेंगे, कहाँ सिलेबस है, कहाँ टाइम टेबल लिखा हुआ है क्लास का वो ऑफ होगी, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पहले मिलती है, लेकिन आप जानते ही नहीं है। ऐप की जो हमारी खूबी है, ऐप की जो अलग अलग हमारे जो है कैटेगरी बनी हुई है, तो उनसे जब तक आप वाकिफ नहीं होंगे तो टाइमली आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्लियर हो गया ना सब कुछ, ठीक। और कोई डाउट जो अब तक आपने पढ़ा समास में, ठीक। बहुविधि जो शब्द हैं आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इस बहु का अर्थ होता है अन्य और विधि का अर्थ होता है परंपरा। जो अन्य की परंपरा बन जाता है उसको बहुविधि कहते हैं। बहुविधि शब्द हिंदी का नहीं है, अपभ्रंश भाषा का है। सबसे पहले जो भाषा थी वो थी संस्कृत। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। दुनिया की सबसे प्राचीन सबसे पहली भाषा संस्कृत है। संस्कृत कन्वर्ट हो गई कुछ समय के बाद में पाली में। किसमें कन्वर्ट हो गई? पाली में। पाली कन्वर्ट हो गई कुछ समय के बाद में प्राकृत में, और प्राकृत कन्वर्ट हो गई कुछ समय के बाद में अपभ्रंश में, और अपभ्रंश कन्वर्ट हो गई कुछ समय के बाद में अवहट में, और अवहट कन्वर्ट हो गई कुछ समय के बाद में प्राचीन हिंदी में, और प्राचीन हिंदी कन्वर्ट हो गई आधुनिक हिंदी में जो आज बोली जा रही है। ये आधुनिक हिंदी कहलाती है। प्राचीन हिंदी वो अरबी फारसी मिश्रित जो हिंदी थी, जो मुस्लिम शासन काल में बोली जा रही थी। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके जो बच्चे बोलेंगे वो बोलेंगे इंग्लिश। ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इंग्लिश में हो जाएगी। भाषा के साथ और वाणी के साथ और पानी के साथ तीनों में एक गुण पाया जाता है। एक भाषा में, एक वाणी जिसको हम कहते हैं, और एक पानी में। ये समय के साथ साथ क्षेत्र के साथ साथ बदलते जाते हैं और यही सबसे बड़ी खूबी है। तो कहने का कई बार क्या होता है, कई अच्छा रूप सामने आता है, कई बार खराब रूप भी आता है। जैसे अगर मैं दिल्ली की पहली पानी की बात करूँ, 20 साल पहले पानी दिल्ली का बहुत अच्छा था, आज बिल्कुल खराब हो गया। कहा भी जाता है कोस कोस पे बदले वाणी, ठीक है, 4 कोस पे पानी। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले संस्कृत थी, वैदिक कालीन भाषा थी, फिर बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, फिर जैन धर्म आया, प्राकृत, फिर संप्रदाय आए, अपभ्रंश, फिर मठ मठांतर आए, अवहट, फिर यहाँ मुस्लिम शासन काल आया, प्राचीन हिंदी, और फिर अंग्रेजों का शासन, और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हुए तो आधुनिक हिंदी है। यहाँ पे 2060-70 के आसपास इस भारत में जो हिंदी प्रचलन में रहेगी वो इंग्लिश का रूप होगा, हिंदी का नहीं होगा। जिस तरीके से मुस्लिम शासन काल में जो हम हिंदी प्रयोग कर रहे थे 1000 ईस्वी के आसपास और उससे पहले, उसमें अरबी फारसी के शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग था। इसके बाद हमने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया, अभी जो चल रहा है। और जैसे 2060-70 के आसपास हम जाएंगे तो संस्कृत के शब्दों की जगह अंग्रेजी के शब्द ले लेंगे। तो पहले अरबी फारसी के शब्दों वाली हिंदी थी, अब चल रही है संस्कृत के शब्दों वाली हिंदी, और आगे जाके इंग्लिश के शब्दों वाली हिंदी का प्रयोग हम ज्यादा करेंगे। अभी भी हम फोन पे बात करते हैं तो हिंदी बोलते समय ज्यादातर अंग्रेजी के शब्द बोल रहे होते हैं, और लिखते समय भी हम अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो बहुविधि है ये अपभ्रंश भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है बहु का अन्य, और विधि का अर्थ होता है परंपरा। तो जहां 2 शब्द मिलकर किसी अन्य की परंपरा बन जाए, जैसे दस और आनंद मिलके, आनंद कहते हैं मुख को, तो एक शब्द बना दशानन, और दशानन किसको बता रहे हैं? रावण को बता रहे हैं। तो ये दशानन रावण की परंपरा बन गए। अब दशानन हम जब भी प्रयोग करेंगे तो उससे हम एक ही चीज समझेंगे, और वो है रावण। हालांकि दशहरे पे कभी राहुल रावण बनता है, कभी मोनू, कभी सोनू, वो अलग बात है, लेकिन वो रावण के रूप में ही जाने जाते हैं। क्लियर? दूसरी खूबी क्या है बहुविधि समास की? बहुविधि बहुविधि समास में तीसरे पद, जिसको अन्य पद भी कहते हैं, तीसरे पद अन्य पद की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है यानी कि महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण मतलब इंपोर्टेंस। तीसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरा, पहला व दूसरा पद, पहला व दूसरा पद गौण होता है। गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण। जैसे घर में कई मेंबर होते हैं,
तो आप समय के साथ अगर सही पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, तो आपका रोल कम हो जाएगा घर में, ठीक है, आपको ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आप गौण हो जाओगे लोगों के लिए। अगर आप कामयाब हो गए तो लोगों के लिए आप प्रधान हो जाओगे, महत्वपूर्ण हो जाओगे। तो ऐसे ही इसमें दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं, कम महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? दो शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता बताते हैं। दो शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता बताते हैं। फोर्थ, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार स्टेटमेंट भी पूछी जाती है। सर आपसे पढ़ के मेरा दोस्त विकास रावत सिपाही पद से दरोगा पद पर भर्ती हो गया। बिल्कुल होगा भाई, वो तो पीसीएस में भी जाएगा बबलू, ठीक है। दिक्कत क्या है ना, उसने नौकरी के लिए पढ़ा है और आप विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी आप में से कई बच्चे हैं, ठीक है। दिक्कत ये होता है जब आप बैच खरीद रहे होते हैं तो उस समय आपका फोकस होता है कि हम नौकरी के लिए बैच खरीद रहे हैं। पैसे आपने जो दिए माँ बाप के, वो भी इसलिए दिए कि हमारी नौकरी लगेगी इन सर से पढ़ के। लेकिन समस्या आप लोगों के साथ क्या है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई के अलावा आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है। पड़ोसियों के हालचाल याद आ जाते हैं, ठीक है। दूर के रिश्तेदारों की खबर रखते हो कि वो ठीक ठाक है, अपने बारे में कुछ नहीं पता। पड़ोसी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ पता है। ऐसे पढ़ते समय जो काम की चीजें उस पर फोकस नहीं जाएगा, वे फालतू की चीजें दिमाग में जब घूमने लगती है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कम, विद्वान लेखक और साहित्यकार ज्यादा बनने की कोशिश करते हो। अब देखो बबलू बोल रहा है कि पहले सिपाही भर्ती हुआ विकास रावत, उसके बाद दरोगा हुआ। मैं कह रहा हूँ ये दरोगा पे नहीं रहेगा, ये 2-3 साल बाद इस वजह से पूछना ये विकास रावत से, ये पीसीएस में भर्ती होगा, क्योंकि ये विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ा था, ये नौकरी के लिए पढ़ा था। इसके दिमाग में वे तमाम चीजें नहीं चल रही थी जो अभी आपके दिमाग में चल रही है। समस्या यही है, जब तक आप पढ़ने के तरीके नहीं बदलोगे, जब तक आप अपनी थिंकिंग को एक अलग डायरेक्शन में नहीं ले जाओगे, तब तक आप केवल और केवल एग्जाम देते रहोगे, अपनी सीट नहीं निकाल पाओगे भीड़ में से। आज से 7-8 साल पहले पढ़ने के तरीके अलग थे, भर्ती होने के तरीके भी अलग थे, और आज का जो दौर है उसमें भी आपको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी भीड़ में से आप अपनी सीट निकाल पाओगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो उसका अब देखो ये विकास रावत ने बताया होगा, इसको बबलू को भी यहाँ से पढ़ लो। कैरियरविल ऐप की एक खासियत है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जितने टीचर हैं सारे संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और कई नौकरियों को छोड़ के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नौकरी में हैं और पढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो सारे के सारे टीचर पढ़ा इसलिए रहे कि उनका शौक है, ये तो शौक पढ़ा रहे हैं, ये सच्चाई है। वो अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने संघर्ष झेले हैं। जीरो से कहते हैं, गाँव से जब शहर की तरफ बच्चा आता है खाली हाथ, वहीं से शुरुआत की है मैक्सिमम टीचरों ने। और वो जानते हैं कि बच्चों की समस्या क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है। और चूंकि उन्होंने अपने आप को 10 साल 12 साल 15 साल रगड़ा है, इसीलिए वो वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। बच्चे यकीन नहीं करते, बच्चे किताबों में खोए रहते हैं। सारे टीचर वो है, जिस दिन ये किताबें लिख देंगे आप अपने सब्जेक्ट की, मार्केट में पब्लिकेशनों के नाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन रीजन क्या है, किताबों को तो आप ब्रह्मा मान लेते हो, फिर आप टीचरों के संसर्ग में रहते ही नहीं है। और किताबों में कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें 350-400 गलतियां ना हो, लेकिन वो एक्सपर्ट को पता होता है, आपको नहीं पता होता। इसलिए किताबों के पहले पेज पे लिखवा दिया जाता है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। किताब ब्रह्मा थोड़े लिखते हैं, आपके और हमारे जैसे इंसान लिखते हैं। किताबों को वो 10th 12th पास वो टाइपिस्ट लिखता है, इसको पता ही नहीं है हिंदी इंग्लिश के बारे में कि बिंदी का क्या रोल है, मात्राओं का क्या रोल है। एक इंसान ऐसा नहीं, वो पढ़ा रहा है तो जिंदगी में गलती नहीं करेगा, 100 से ज्यादा गलती करेगा, लेकिन उसको वही स्टूडेंट पहचान पाएगा कि सर ने जब गलती की होगी, जो एक्सपर्ट हो चुका है उस सब्जेक्ट का, बाकी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसी किताबों में भी है, किताबों में गलतियां वही पहचान पाएगा जो एक्सपर्ट है, बाकी के लिए तो यही है, किताब में लिखा है तो इसलिए सही लिखा होगा, और आप आज तक किताब से बाहर निकल नहीं पाए। चलो जी, बिल्कुल 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 हो जाएगा, आप टेंशन मत लो पवन जी, ठीक है। आपको एसएससी जीडी वालों को 15 दिन यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। 3 बार सिलेबस को रगड़ देंगे। एसएससी जीडी में 12 तो टॉपिक हैं, और 12 टॉपिक का मतलब ये मान के चलो आप मैक्सिमम 30 घंटे, ठीक। अरे हमारे पास तो 15 दिन हैं, और 15 दिन में जब लगातार मैं 25 तारीख से यूट्यूब पे, 10 तारीख और उसके बाद में आपके साथ रहूंगा, तो इस पूरे हिंदी के सिलेबस को 3 बार रगड़ देंगे अच्छे से, वो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो एसएससी जीडी कोई बड़ा गेम नहीं है, 12 टॉपिक है, शब्दावली का रोल ज्यादा है, और वो सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ, जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपको एक ही नौकरी नहीं दिलवाएगी, ये एक नौकरी के साथ आगे की चीजों को बताएगी। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट का, बहुवीरी समास में तीसरे पद, ठीक है, तीसरा पद, बहुवीरी समास में तीसरा पद, समास में 2 पद होते हैं,
लेकिन इसमें तीसरा पद अर्थात अन्य पद की प्रधानता होगी। पहला दूसरा पद गौण होगा। गौण का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई ज्यादा रोल है ही नहीं, महत्वपूर्ण ही नहीं, जिसको इग्नोर किया जाता है, कम महत्वपूर्ण होता है। दो शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बताने वाला समास बहुवीरी समास। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो वे सारे के सारे नगरों के नाम बहुवीरी समास के उदाहरण होते हैं। कैसे होंगे देखो, जैसे यहां हमने ले लिया एक दंत, गजोदर, लंबोदर, विनायक, मुसक वाहन, देवश्री, श्रीदेव। ये सारे के सारे हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? गणेश के लिए। इनमें सब में दो शब्द हैं, दोनों का कोई रोल नहीं है, ना तो इसका ना इसका। रोल किसका है? गणेश का। ऐसे ही नीलकंठ, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, महाकाल, मृत्युंजय, स्थूलपाणी, स्थूलधारी, बागांबर। ये सब किसके लिए आते हैं? भगवान शिव के लिए। हो गया थर्ड पर्सन प्रधान। नील और कंठ दोनों को छोड़कर भगवान शिव की प्रधानता। तो ये क्या कहलाया? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। तो ये सब क्या है? बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। आगे देखो, यहाँ पे वीणा पाणी, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, बागांबर। ये किस लिए आते हैं? वीणा पाणी सरस्वती, पीतांबर सरस्वती, पीतांबर विष्णु, दिगंबर जैनी, बागांबर भगवान शिव। ऐसे ही हलधर, चक्रधर, गदाधर, चक्रपाणी, वीणापाणी, फूलपाणी। ये किस लिए आते हैं? हलधर बलराम, चक्रधर विष्णु, गदाधर हनुमान या भीम, चक्रपाणी विष्णु, वीणापाणी सरस्वती, स्थूलपाणी भगवान शिव। ऐसे ही तिरमुनि, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, पंचानन, षडानन, एकदंत, अष्टावर्ग, दशानन। ये कौन है? एकदंत गणेश, तिरमुनि सूर्य। तीन मुनि भी है यहाँ पे। त्रिनेत्र लिख लेता हूं, त्रिनेत्र शिव, चतुरानन ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु, पंचानन हनुमान, षडानन कार्तिकेय गणेश का बड़ा भाई, शिव पार्वती का बड़ा लड़का। रात्रि में इसकी पूजा होती है, चोरों का देवता कहलाता है कार्तिकेय। अष्टावर्क एक ऋषि, दशानन रावण। तो यहाँ दोनों शब्दों को छोड़कर तीसरे की प्रधानता है। अब ध्यान रखो ये क्या है? इनमें सब में पहला पद संख्यावाची है 1 3 4 4 4 5 6 8 10। अगर ऑप्शन में बहुवीरी समास नहीं है तो ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण है। ऑप्शन में द्विगु भी और बहुवीरी भी है तो राइट आंसर बहुवीरी समास। बात समझ में आई? ये सारे के सारे वीणा पाणी, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, बागांबर। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है राइट आंसर बहुवीरी। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है राइट आंसर कर्मधारय है। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य समास कर्मधारय समास को कहते हैं। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है तो राइट आंसर थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं बहुवीरी। और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है ये सारे के सारे कर्मधारय के उदाहरण हैं। बहुवीरी समास का अपना खुद का एक भी एग्जाम्पल नहीं है, सारे एग्जाम्पल द्विगु से उठाए हैं या फिर कर्मधारय से लिए। हलधर, चक्रधर, गदा पाणी, चक्रपाणी, वीणा पाणी, शूलपाणी। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है राइट आंसर बहुवीरी। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है ये सारे के सारे कर्मधारय के एग्जाम्पल हैं। ऐसे यहाँ पे एक दंत ये द्विगु का हो जाएगा। गजोदर, लंबोदर, विनायक, मुसलमान, देवश्री, श्रीदेव ये सारे कर्मधारय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन कब?
जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है सारे के सारे थर्ड पर्सन की विशेषता को बताने के कारण बहुवीरी समास के एग्जाम्पल है। यहाँ ये सारे विशेषण और विशेष्य हैं। नील विशेषण है, कंठ की विशेषता, ये नीला है कंठ, तो ये विशेष्य, ये विशेषण, तो ये उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य समास क्रमधारी है। लेकिन कब? जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं होगा। अगर ऑप्शन में बहुवीरी होगा तो ये सारे एग्जाम्पल बहुवीरी के होंगे। मैंने आपको पर्यायवाची भी कराई। क्या कराया मैंने आपको? पर्यायवाची। ये भगवान शिव के पर्यायवाची है, ये गणेश के पर्यायवाची है, ये सरस्वती के पर्यायवाची है, ये विष्णु के शिव के पर्यायवाची है, ठीक है। ये बलराम के, हनुमान के, विष्णु के, शिव के पर्यायवाची है। यहाँ गणेश के, ब्रह्मा के, शिव के, हनुमान के, कार्तिक के, ऋषि के, रावण के पर्यायवाची है। जरूरी नहीं है वो समास में पूछे, वो पर्यायवाची में भी पूछ सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें कौन सा समास है? पंकज, जलज, वारिज, अंबुज, जलधि, वारिधि, अंबुधि, जलद, वारिद, अंबुद, अंबुद। इनमें आपको बताना है ये किसके एग्जाम्पल है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे ये कमल के पर्यायवाची हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे सागर अर्थात समुद्र के पर्यायवाची हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे बादल अर्थात मेघ के पर्यायवाची हैं। और ये सारे बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। ये सारे क्या हैं? बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ एक तो क्रिया है जय, एक क्रिया यहाँ धी और एक क्रिया है दय। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, ये संस्कृत की वर्ब है। धी का अर्थ होता है धारण करना। क्या है? धारण करना। जय का अर्थ जन्म लेना है, धी का अर्थ है धारण करना, दय का अर्थ है देने वाला। दय का अर्थ क्या है? देने वाला। दय का अर्थ क्या है? देने वाला। जय, धी और दय, देने वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जन्म लेना, धारण करना और देने वाला, तो ये कोई वर्ण नहीं है बल्कि ये संस्कृत की क्रियाएं हैं। तो पंख कहते हैं कीचड़ में, जो कीचड़ में जन्म लिया है कमल, जो जल में जन्म लिया है कमल, जो वारी पानी में जो जन्म लिया है कमल, अंबु पानी को कहते हैं, जल पानी को कहते हैं, वारी पानी को कहते हैं। तो ये सारे कमल के पर्यायवाची हो गए। जल को धारण करने वाला सागर, पानी को धारण करने वाला सागर, जल को धारण करने वाला सागर, जल को देने वाला बादल, पानी को देने वाला बादल, अंबु पानी को कहते हैं, वारी पानी को कहते हैं, जल पानी को कहते हैं। तो पानी को देने वाला बादल अर्थात मेघ और पानी को धारण करने वाला सागर अर्थात समुद्र। तो ये सारे के सारे बहुवीरी समास के उदाहरण है, क्योंकि थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, जैसे जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद और तुगलकाबाद। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जिसका जो डाउट है वो डाउट पूछिए। ये सारे बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। क्यों है? क्योंकि आपको एक कंडीशन बताई थी, ये वाली कंडीशन, बाकी तो मैंने समझा दी। ये भी कंडीशन हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। जिस नगर को बसाया गया हो या आबाद किया गया हो वह बहुवीरी समास के उदाहरण होते हैं। ये चौथी कंडीशन के ही मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे। तो यहाँ जयपुर क्या है? राजा जयसिंह, राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया है, जिसे उसे कहते हैं जयपुर। राव जोधा के द्वारा बसाया गया, जिसे राव जोधा के द्वारा बसाया गया जिसे उसे कहते हैं जोधपुर। हैदर अली ने आबाद किया है, जिसे हैदर अली ने आबाद किया है, जिसे हैदराबाद। ठीक है। तुगलक ने आबाद किया है, जिसे तुगलक ने आबाद किया है जिसे वो क्या कहलाया? तुगलकाबाद। आबाद करना बसाना होता है, उर्दू का शब्द है। यहाँ हमने हिंदी का प्रयोग किया बसाया, यहाँ उर्दू का। बर्बाद करना नष्ट होता है, आबाद करना बसाना होता है। तो हैदराबाद हैदर अली के, जो टीपू सुल्तान के फादर थे, उनके द्वारा बसाया गया था। तो इसीलिए ये भी बहुवीरी समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है वो बहुवीरी समास कहलाता है, थर्ड पर्सन को कहलाता है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये खुद बता रहे हैं जिसे, जिसे मतलब थर्ड पर्सन, जिसे 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 समास विग्रह करते समय, जहां पर यहीं पे लिख देता हूं एक और कंडीशन, ठीक है, इसी में लिख देता हूं एक पांचवी कंडीशन, जहां समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय वाला, वाली, वाले तथा जिसका, जिसकी
जिसके और जिसे, जिसका, जिसके, जिसे, जिसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो जहां भी आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, वाला आ जाए, वाली आ जाए, वाले आ जाए, जिसका, जिसकी, जिसके या जिसे आ जाए, ठीक है। वीणा है हाथ में जिसके, वीणा पाणी। शूल है हाथ में, त्रिशूल है हाथ में जिसके, थर्ड पर्सन कौन, भगवान शिव। एक दंत वाला कौन, थर्ड पर्सन गणेश। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर कौन, भगवान शिव। चार है मुख जिसके, ब्रह्मा। तो जहां पर वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे आता है, वो बहुव्रीहि समास का समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहते हैं शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या को। क्लियर। तो दोस्तों हमने 5 समास के भेद पर कंप्लीट कर लिए। कल 2 टॉपिक एक साथ होंगे, तो समास कंप्लीट हो जाएगा और एक कारक। तो कल लेंगे छठा भेद, और वो है तत्पुरुष समास। छठा भेद क्या है, तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें कारक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, और उन 2 प्रकार में एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। क्या होता है, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष। और दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष। क्या होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष है, ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और इन 2 प्रकार में एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा दीवु, जो आप कंप्लीट कर चुके हो, दीवु तत्पुरुष, ये आप पढ़ चुके हो अभी। और दूसरा होता है कर्मधारीय तत्पुरुष, ये भी कंप्लीट हो चुका है आपका इससे पहले वाली क्लास में, कर्मधारीय तत्पुरुष। ठीक है, इसीलिए जब इन दोनों को हम तत्पुरुष के अंदर काउंट करते हैं तो समास के भेदों की संख्या 4 बचती है। व्याधिकरण जो तत्पुरुष है, ये 6 प्रकार का होता है, और इन 6 प्रकार में एक होता है हमारा कर्म तत्पुरुष। क्या होता है, कर्म तत्पुरुष। दूसरा होता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष। चौथा होता है अपादान तत्पुरुष। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। और इनको हम तब समझ पाएंगे प्यारे दोस्तों जब हम पहले कारक पढ़ लेंगे। इसके लिए हमें एक टॉपिक करना पड़ेगा कारक। तो कल ये भी कंप्लीट हो जाएगा और एक नया टॉपिक भी हो जाएगा, और वो क्या है हमारा कारक। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक कारक के साथ।